एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर या फिर मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। देखो, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैप एम और इसके ऊपर हम नॉट लगा देते हैं, जिसका मतलब है हम मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने वाले हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ड्रम भर के उसके अंदर पानी डालूंगा। देखो, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं डाइल्यूशन, यहाँ पे मैं कर रहा हूं डाइल्यूशन और यहाँ पे मैं देख रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। तो अगर मैं कहूं कि 1 ml मैंने पानी डाला तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी वो शो कर रहा है 0.2। अब फर्दर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो मैंने 1 ml और बढ़ा दिया, यानी 2 ml डाइल्यूशन कर दिया मैंने, अब उसकी कंडक्टिविटी दिखाने लगा 0.4। अब मैंने 3 ml डाइल्यूशन कर दिया तो अब उसकी कंडक्टिविटी दिखाने लगा 0.6। अब मैंने 4 ml कर दिया तो अब उसकी कंडक्टिविटी दिखाने लगा 0.7। अब मैंने 5 ml डाल दिया तो भी 0.7 कंडक्टिविटी दिखा रहा है। 6 ml डाल दिया तो भी 0.7 कंडक्टिविटी दिखा रहा है। तो इसके लिए यानी ये जो हमारे पास में सॉल्यूशन है उसके लिए जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो वैल्यू है ना वो केवल 4 ml ही है। बस यही उसके लिए क्या कहलाई जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाई जाएगी। और इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैप एम नॉट के द्वारा, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उसके अंदर ड्रम भर के पानी डालूंगा, उसी को मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहूंगा। आशा है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम मोलर कंडक्टेंस का इफेक्ट देखेंगे दो केसेस में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखेंगे। देखो, दो केस होते हैं हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, एक होता है हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है 1, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा लेस होती है 1 से, यानी 1 से काफी ज्यादा कम होती है। तो अब मैं यहाँ पे अगर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर मैंने पानी ले लिया 1 लीटर। ये मैंने 1 लीटर पानी ले लिया और 1 लीटर पानी के अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं तो वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इसके अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, जैसे अब मैंने कह दिया यहाँ पे मैंने पानी ले लिया 2 लीटर, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो तो 1 लीटर के अंदर ही कंप्लीटली घुल चुका था, यानी टूट चुका था। तो अब चाहे इसके अंदर 2 लीटर पानी डालो या 4 लीटर पानी डालो, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन तो घटेगी ही। कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या होती है? घटती है भाई, इसके केस में घटने लग जाती है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। लेकिन जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन डाइल्यूशन जैसे जैसे करते हैं कंडक्टेंस की वैल्यू जरूर इंक्रीज होती है। और ये जो वैल्यूज हैं कैसे इंक्रीज हो रही हैं, अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे हमने डिटेल में बताया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? देखो, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने एक बात बताई थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करते जाएंगे उसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा डिसोसिएशन बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या होगी? डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑस्टवाल्ड ने ये बात बताई थी, है ना। अब जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? उसकी कंडक्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब मैं इसे ग्राफ के माध्यम से समझता हूं। पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन बना लेता हूं और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बना लेता हूं। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या होती है? घटती चली जाती है। देखो, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ आयन घट रही थी, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ आयन घट रही है। लेकिन
कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंडक्टेंस की वैल्यू यानी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन कब तक इंक्रीज होती है, एक पॉइंट तक इंक्रीज होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि जब तक मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक आपने क्या करते रहना है, डाइल्यूशन करते रहना है। तो एक समय आता है कि कंसंट्रेशन क्या होती रहती है, घटती रहती है, लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती रहती है, और जब वो रुक जाती है तो उसे मैं कहता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने कंसंट्रेशन बना ली, यहां पे मैंने मोलर कंडक्टिविटी लिख ली। अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं ना, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ आयन तो घटती है, ये तो घटने लग रही है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण जो कंडक्टेंस है ना वो अब्रप्टली इंक्रीज होती है। भाई एकदम से इंक्रीज हो जाती है, एकदम से इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई देगी। तो देखो ये क्या हो रही है, घट रही है, देखो ये घट रही है, ये घट रही है, यहां तक इस तरीके से घट रही है, लेकिन एकदम से ये इंक्रीज हो जाएगी, एकदम से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे आप जो ये मोलर कंडक्टिविटी आ रही है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, देखो यहां पे तो मुझे एक पॉइंट पे जाके पता चल गई, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें पता ही नहीं चल पाती है। तो यहां पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है ना, उसके लिए ओन-सागर एक इक्वेशन दी गई है, जो कि इक्वेशन है आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C। ये क्या है, ये आपकी दी गई है डिबाय हक्कल ओन-सागर इक्वेशन, जो कि यूज करी जाती है टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका नाम है डिबाय हक्कल ओन-सागर इक्वेशन, डिबाय हक्कल ओन-सागर इक्वेशन। ये इक्वेशन केवल किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस्तेमाल की जाती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि यहां पे तो इसकी वैल्यू निकल रही थी, लेकिन यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पे तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। देखो ये दोनों लाइनें क्या चलती हैं, पैरेलल में चलती हैं, तो कोई वैल्यू ही नहीं आती है, और जब कोई वैल्यू ही नहीं आएगी तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कि द value of molar conductivity at infinite dilution cannot be calculated by simple equations कि सिंपल इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहां पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था कोलरॉच। तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट molar conductivity at infinite dilution can be calculated by using Kohlrausch's law। तो इस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करने के लिए। और यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आपका कोहलरॉच लॉ है वो जरूरी नहीं है कि केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही इस्तेमाल किया जाए, वो दोनों के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो देखो मैं यहां पे आपको एक बार दोबारा से रिकैप करवा देता हूं, हम पहले भी ये चीजें पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आप उसे पहले एक बार देख लेना, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है 1, यानी वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करता हूं कंसंट्रेशन ऑफ आयन तो डिक्रीज होती है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडक्टेंस तो इंक्रीज हो रही थी, है ना। तो यहां पे मैंने ग्राफिकली भी समझा दिया कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसे मैं कहूंगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसे कैलकुलेट करने के लिए डिबाय हक्कल ने ओनसागर इक्वेशन दी थी, जो कि ये है आपकी, ये केवल वैलिड थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा था, डाइल्यूशन के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ आयन तो घट रही थी, लेकिन कंडक्टेंस क्या हो रही थी, अब्रप्टली इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। तो इस केस में हमने ग्राफिकली कैसे समझाया, इस तरीके से समझाया कि कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का कोई भी पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सिंपल इक्वेशन से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट आता है, कोलरॉच लॉ आ जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कोलरॉच लॉ क्या होता है।
कोलरॉच लॉ क्या होता है? कोलरॉच लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइट यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही कामयाब है। किसी के लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उनमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेशन करने के लिए। तो होता क्या है जनरली, देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट था HCl और इसकी मुझे क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो होता क्या है, देखो H पॉजिटिव की जो कंडक्टिविटी होगी, जो इसके अंदर दो आयन होंगे, एक H पॉजिटिव दूसरा Cl नेगेटिव, तो जो H पॉजिटिव आयन की जो कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और जो Cl नेगेटिव आयन की जो कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के, दोनों के जोड़ के बराबर होती है क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यही बातें हमने लिख रखी हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो क्या होता है, इज द समेशन यानी जोड़ होता है ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, कटायन का भी और अनायन का भी। तो मैंने यहाँ पे जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, वो कटायन और अनायन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा, उसी को कहा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस उसे कहा जाता है। आप सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि NH4Cl है, आपके पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे कि NH4 पॉजिटिव की प्लस में Cl नेगेटिव की, इन दोनों की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगी उनके जोड़ के बराबर होगी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। आप सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैं कहूं वाटर है यहाँ पे, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, तो आप बताएंगे H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन के जोड़ के बराबर होगी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कैलकुलेट करो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH, NH4OH जो कि क्या होता है, ये होता है भाई आपका वीक बेस। क्या होता है, वीक बेस कह लो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आप कह सकते हैं कि इसे कैलकुलेट करो। तो आप कैसे इनमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम मान लेते हैं। तो देखो हमें किसकी चाहिए है, NH4 और OH की चाहिए है ना। तो यहाँ पे देख लो NH4 पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो ये दिख रहा है, और OH आयन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो मैं क्या करूं इसके अंदर, अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, तो इन दोनों को तो मैं जोड़ देता हूं और इसे क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। तो क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर 2, इसे यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया भाई, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2, तो इन्हें तो मैं जोड़ देता हूं, यानी 2 प्लस में 3 इक्वेशन को तो मैंने जोड़ दिया और माइनस कर दी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो जैसे ही मैं माइनस करूंगा इनके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव से तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, और Cl नेगेटिव से कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस में है, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे ये वाला प्लस में है, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, तो ये कट गए और बचा क्या, ये बच गया NH4 पॉजिटिव इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस में OH नेगेटिव इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ चुकी है, वीक बेस की आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा कोलरॉच लॉ काम करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। देखो एप्लीकेशन क्या है कोलरॉच लॉ की, सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन है कि इट कैन डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विदाउट डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। कह रहा है कि हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बिना उसे डाइल्यूट किए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि हम NH4OH की कैसे निकाली थी, अभी पिछला वाला एग्जांपल कैसे बताया था। पहले मैंने क्या किया कि HCl की मोलर कंडक्टिविटी लिख दी, किस तरीके से लिखी थी, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव की लिख दी थी, है ना, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 0। नेक्स्ट हमने किसकी बता दी, हमने बता दी NH4Cl की बता दी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किस तरीके से NH4 पॉजिटिव आ गया और प्लस में क्या आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आ गया, ये आ गया। थर्ड हमने किसकी बता दी, वाटर मॉलिक्यूल की बता दी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कि H पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव की बता दी, है ना। और फिर वो कह रहा था कि मोलर कंडक्टिविटी निकालो किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी NH4OH जो कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था, इसको 2 मान लिया था और इसको 3 मान लिया था, तो जिनमें ये मॉलिक्यूल दिख रहे थे, देखो NH4 और OH मॉलिक्यूल किन में दिख रहे हैं, एक तो इस वाली इक्वेशन में दिख रहा है और एक इस वाली इक्वेशन में दिख रहा है। तो इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया, इक्वेशन 2 + 3 तो हमने जोड़ दिया और इनमें से क्या कर दी, एक इक्वेशन हमने घटा दी। तो जब हम इसको घटाएंगे तो इनका तो साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब जो घट रहा है उसे काट दो, देखो H पॉजिटिव वाला माइनस का है तो ये प्लस वाला कट गया, Cl नेगेटिव माइनस का है तो ये वाला कट गया, और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, यही दो बचेंगे, है ना, ये बच गया,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है, इट कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के द्वारा, आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनटू में क्या करेंगे आप 100% कर देंगे, जिससे आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ये वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारी एप्लीकेशन है, इट कैन डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो कापा इंटू में 1000 डिवाइड में मोलरिटी इसके बराबर थी। लेकिन हम बातें किस पे कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस पे नॉट लग जाएगा। और मोलरिटी को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मोलरिटी यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो मोलरिटी का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा कापा इंटू में 1000 डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन किसकी है, आपकी कोलरोच लॉ की है। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये वाला इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपने डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है। ये फॉर्मूला आता है आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जब आप सॉल्व करते हैं। और उस लॉ को अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने इसको कवर भी करवाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक पूरा कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट आया हमारा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को, जो कि हम सिंपल इक्वेशन से नहीं कर पा रहे थे। फिर आया था कोलरोच साइंटिस्ट, कोलरोच ने अपने कुछ नियम दिए जिसकी सहायता से हम उसे कैलकुलेट करवा पा रहे थे। फिर हमने कुछ इसकी एप्लीकेशन बताई। ये था आज का आपका टॉपिक, आशा है आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।